कितनी खुशी थी जब मेरी भाभी ने मुझे अपने पोते के जनेऊ संस्कार में बुलाया था। मन में ढेरों उत्साह भर मैं तैयारी में जुट गई थी। सबके कपड़े खरीदने के लिए अपने वर्षों की बचत को जो गुल्लक में जमा करती थी, तोड़कर बेटे को दे दिया था। आने जाने और बाकी सब खर्च के लिए जब बेटे ने हाथ उठा दी और कहा, माँ मेरे पास तो जो पैसे थे उनसे आपकी बहू और पोते पोती के लिए नए कपड़े खरीद लिए, अब आने जाने का खर्च आप देख लो। मेरे हाथ के वो चमकते सोने के कंगन जिस पर बहू की नज़र बहुत समय से थी, आखिर उसे ही उतारकर बेटे को दे दिया और कहा, भाभी के घर जाना है। उनकी बहू, बेटे, बेटियां और पोते पोतियां सबके लिए कुछ न कुछ तो ले ही जाना होगा। खाली हाथ कैसे जाएंगे? भाई के जाने के बाद पहली बार ही तो उनके घर जा रही हूँ, आखिर खाली हाथ कैसे जाऊंगी? इसलिए मेरे साथ साथ मेरी बहू अंजू भी तो कितनी खुश नजर आ रही थी। रोज बाजार जाती और नए नए कपड़े खरीद कर लाती, चप्पल जूते खरीद कर लाती। कुछ न कुछ रोज खरीदारी चल ही रही थी। मन तो मेरा भी करता था कि कम से कम 2 जोड़ी कपड़े तो अच्छे मेरे पास भी हों। और मेरी चप्पल तो इतनी घिस गई थी कि अब वो पहनने लायक नहीं बची थी। उनसे अब नंगे पैर चलना ज़्यादा अच्छा हो गया था। कंकड़ और कांटे चप्पल में फंसते तो सीधा मेरे पैर में नहीं, हृदय पर ही घात कर देते थे। जिन बेटों पर इतना खर्च किया, आज उन बेटों के पास उनकी हर इच्छा को, हर सुविधा को, फरमाइश को पूरी करने में आज जब वो इतना कमाते हैं तो अपनी माँ की घिसी हुई चप्पल उन्हें नजर नहीं आती, या फिर वो देखना ही नहीं चाहते। मेरे बेटे बहू को कभी मेरी जरूरत का ध्यान ही नहीं रहता, उन्हें कभी ये दिखाई ही नहीं देता। अंजू का उत्साह देखते ही बनता था। मैं भी खुश थी कि बहू का स्वभाव बदल गया है। अब वो मुझ पर खिचकती भी नहीं है और पहले की तरह चिल्लाती भी नहीं है। उसने तो मुझे अपने कमरे तक ही सीमित कर दिया था। पर एक दिन पड़ोस वाले मिश्रा जी की बहू से जब वो बात कर रही थी तो मैं वहीं से गुजर रही थी। उसकी बात सुनकर आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाई और अपने कमरे में आकर इनकी तस्वीर की तरफ गले लगाकर खूब रोई और खूब चीखी चिल्लाई। सासू माँ ने कितनी पार्टी में पहनी है, सब देखते ही पहचान जाएंगे। कोई बात नहीं भाभी, भाभी की पहनी हुई साड़ी ही तो है। आखिर भाभी की साड़ी पहनी है, इस बात से क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपने मन को समझाया और उस साड़ी को पहनने के लिए तैयार हो गई। 4 दिन बाद बहू और बेटे गांव वापस जा रहे थे। मुझे भाभी और भतीजों ने जबरदस्ती रोक लिया। ऐसा ही तो मेरी बहू चाहती भी थी कि कुछ दिनों के लिए वो लोग मुझे रोक लें। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते और बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता। बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन प्रतिदिन खाने को दिया जाता। मेरी कई सालों से काम करने की आदत बिल्कुल छूट गई थी। जब से बहू आई थी कुछ करने ही नहीं देती थी, सब कुछ अपने आप करती थी। आप अच्छा खाना नहीं बनाती, बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरता आपके बेटे के, इस तरह की बातें बोलती रहती। मैं तो इतना फीका खाना खा ही नहीं सकती, रोज रोज होटल से मंगवाना संभव नहीं है, इसलिए वो खुद बना लेती थी। आप आराम करो, खाना मैं बनाऊंगी। मेरा बेटा जो 30 साल से मेरे हाथ का खाना खा रहा था और वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाता था, अब उसी के गले से मेरा बनाया खाना नीचे नहीं उतरता था। देखो क्या समय आ गया है। क्या बहू के आने से मेरे खाने में इतना बदलाव आ गया था? औरत के हाथ से जब रसोई घर की बागडोर छीन ली जाती है तो बिन प्राण के शरीर बनकर रह जाता है, उसका वजूद ही समाप्त होने लगता है। बस वही मेरी हालत थी। आखिर कर भी क्या सकते थे जब बच्चों को पसंद ही न आए। मैं पहले आलसी नहीं थी, पर जब कोई काम ना करे तो दिन भर नींद आएगी ही। यह उन दवाइयों का भी असर था जो बहू मुझे रोज सुबह उठते ही दे देती थी, जिसके कारण खाने के बाद मैं दिन भर अलसाई सी रहती थी और पूरा दिन
मुझे नींद आती रहती थी और मैं बड़े मज़े से आराम करती रहती। मेरे भतीजों और उनकी पत्नियों को अखरने लगा था कि बुआ किसी काम में हाथ नहीं बटाती है, किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती है। वो मुझे हर काम के लिए ताने देते थे। ताने भी क्यों न देते, आखिर मैंने घर में कोई काम नहीं करना शुरू कर दिया है। बुआ आज दिन में सोना नहीं है आपको, अचार के लिए आम काटना है आंगन में, घास उगाई है, आज शाम तक आप आंगन चकाचक कर देना, बारिश का समय होने वाला है और ऊपर कपड़े तो सुखाने ही हैं। आप पूरा दिन ध्यान रखिएगा कि कहीं कपड़े बारिश में भीग ना जाएं या फिर उन्हें कोई जानवर बंदर ना उठा ले जाए। इस तरह से मेरे भतीजे और बहुओं ने मुझे आदेश दिए। धीरे धीरे मुझे हर समय खुद का अपमान होते दिख रहा था। इससे अच्छा तो अपने घर में बेटे बहू से अपमानित होती थी, वही ठीक था। भाभी भी हरदम मेरी खुराक पर ताने कसती थी कि तुमने ज़्यादा खा लिया, तुमने कम खा लिया, इस उम्र में भी इतना कैसे खा लेती हो? रमा, कैसी आदत हो गई है तुम्हारी? एक दिन जब मैंने देखा कि भाभी की बड़ी बहू ने सबकी थालियों का झूठा बचा हुआ खाना एक थाली में रखा और मुझे वही थाली खाने को दे दी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। वो 6 महीने जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान हो उठी थी। तब घर की बहुत याद आती। मैंने छोटे बेटे को फोन करके बुला लिया और वापस अपने घर आ गई। मायके का एक कड़वा शब्द भी जहर के समान प्रतीत होता है। उनके दिए सभी कपड़ों को वही छोड़कर अपनी वही पुरानी साड़ी लेकर और टूटी चप्पलें पहने जब मैं निकलने लगी तो भाभी ने समझाया, बेकार जा रही हो, यही तो कितना बढ़िया से रह रही हो, बस खाना और सोना ही तो है तुम्हारा जीवन, अच्छा जा ही रही हो तो एक